हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री से पूछे जाने वाले कुछ बेसिक क्वेश्चंस को, जो कि आपकी सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रोल निभाने वाले हैं। इसलिए याद रखिए, वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देख ले, जिससे कि आपकी सभी क्वेश्चंस है वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। मैं हूँ दीपक सिंह, आप देख रहे हैं एग्री लर्नर्स पॉइंट। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस बनाना चाहते हो तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारी कोई क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हम जानेंगे कि निम्नलिखित वायरों में से कौन सा वायरस मुख्य रूप से जंतुओं को गठाने उत्पन्न करता है। याद रखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वायरस जो कि गांठ उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा सामान्यतः मनुष्य में, जैसे कि मान लीजिए कोई कैंसर होता है तो उसमें क्या होती है, छोटी छोटी गांठें बन जाती है। उसी बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि जंतुओं में ऐसा कौन सा वायरस है जो क्या करता है। याद रखिएगा, ट्यूमर उत्पन्न करता है, गांठें उत्पन्न करता है। रेट्रोवायरस, एडिनो वायरस, पॉक्स वायरस या फिर मिक्सो वायरस। याद रखिएगा, सभी आपके लिए नई क्वेश्चंस रहेंगे आज की क्लास में, तो एक बार पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चंस है आपके लिए नई क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा ऐसा वायरस है जो कि ट्यूमर उत्पन्न करता है, वो होता है, याद रखिएगा, रेट्रो वायरस होता है। कौन सा होता है? रेट्रो वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे कि वह वायरस जो जीवाणु पर वृद्धि करते हैं। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वायरस है जो कि ये क्या करता है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया पर वृद्धि करता है। अब यहाँ पर आप ऐसे मान सकते हो कि यह केवल वृद्धि ही नहीं करता बल्कि क्या करता है। याद रखिएगा, ऐसा वायरस जो क्या करता है, बैक्टीरिया को उससे अपना पोषण प्राप्त करता है, या फिर ऐसे मान सकते हो उसे मार कर, ठीक है, उसे मार कर क्या करता है, उसे अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ऐसा कौन सा वायरस है? ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, ये आपको पहचाना है कि विरियंस, वायरोइड्स, प्रियंस या फिर फेजेस। तो याद रखिए, इसे बोला जाता है बैक्टीरिया फेजेस। क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, बैक्टीरिया फेगस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? याद रखिएगा, या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि बैक्टीरियो फेजेस, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो बैक्टीरियो फेगस। ठीक है, कौन सा होता है ऐसा वायरस जो क्या करता है, जीवाणु पर वृद्धि करता है या फिर जीवाणु को मारकर अपना पोषण प्राप्त करता है, तो वो होता है, याद रखिएगा, बैक्टीरियो फेगस होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पर देख सकते हो कि स्ट्रेंगल्स आर्थिक रूप से किसका मुख्य रोग है। याद रखिएगा, यहाँ पर क्या पूछे गए, मुख्य रोग है। ठीक है, तो एक रोग का नाम है, वो क्या है, स्ट्रेंगल्स। मतलब ये जो रोग होता है ये किस में होता है, ये आपसे पूछा गया है, घोड़े, मवेशी, भेड़ और बकरी या फिर कुत्तों में। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है जो स्ट्रेंगल्स जो रोग होता है ये किस में होता है, तो याद रखिएगा ये होता है एक घोड़े का एक रोग होता है। क्या होता है? घोड़े का एक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि मवेशियों में थनैला रोग का कारण क्या होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार सुना ही है कि जो थनैला रोग होता है इसका संबंध किससे होता है, थन से होता है। किससे होता है? थन से होता है। और याद रखिए, इसी का सेकंड नाम क्या होता है, मैस्टाइटिस होता है। क्या होता है? मैस्टाइटिस होता है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, अब इसका हम जान लेते हैं कि ये किसके कारण होता है, जीवाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा, कवक के द्वारा या फिर माइकोप्लाज्मा के द्वारा। याद रखिएगा, क्या आपसे पूछा गया है कि जो थनैला रोग है ये किसके कारण होता है। सभी ऑप्शंस आप पहले देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है थनैला, तो ये होता है जीवाणु जनित रोग होता है, मतलब जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, कि भारत में मवेशियों में किस रोग का हाल ही में उन्मूलन मतलब इरेडिकेटेड कर दिया गया है, मतलब संपूर्ण रूप से किस रोग को खत्म कर दिया गया है। याद रखिएगा, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, उन्मूलन। तो उन्मूलन का मतलब होता है संपूर्ण रूप से नष्ट करना, किसी चीज को संपूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय करना या फिर खत्म कर देना है, क्या कहलाता है, उन्मूलन कहलाता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, सब ऑप्शन आप पहले देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना होगा कि काला ज्वर, खुरपक्का, मुहपक्का, पशु प्लेग या फिर एचएस मतलब गलघोटू रोग। तो याद रखिए, इनमें से आपको ऐसा रोग पहचाना है जिसको बिल्कुल संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया है, मतलब उसका उन्मूलन
कर दिया गया है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि पशु प्लेग का याद रखिएगा संपूर्ण रूप से उन्मूलन कर दिया गया है। कौन सा ऐसा रोग है जिसका याद रखिएगा संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया है, इरेडिकेट कर दिया गया है, तो होता है रिंडरपेस्ट रोग होता है, पशु प्लेग रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम जानेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये तो क्वेश्चन हमने आपको कई बार क्लियर भी कराया है, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो क्वेश्चन आप पहले देख लीजिए कि किस रोग में गर्भावस्था के अंतिम चरण में, किस रोग में गर्भावस्था के अंतिम चरण में क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। तो ऐसा कौन सा रोग है ये आपको पहचानना है कि टीबी रोग, थनैला रोग, एंथ्रेक्स रोग या फिर ब्रुसेलोसिस रोग। क्वेश्चन क्या था दोबारा से देख लीजिए कि ऐसा कौन सा रोग है जिसके अंतिम चरण में, अंतिम चरण में क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। अब गर्भपात का मतलब आप समझते होंगे एबॉर्शन। एबॉर्शन याद रखिएगा मनुष्य में भी होता है और पशुओं में भी होता है, मतलब जो बच्चा होता है उसे गिराना। ठीक है, किसी भी कारणवश वो यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसी को आप बोल सकते हो, याद रखिएगा, गर्भपात। तो ऐसा कौन सा रोग है जिसमें ऐसी क्रिया हो जाती है, मतलब एबॉर्शन जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, वो कौन सा रोग है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये होता है ब्रुसेलोसिस होता है। कौन सा रोग है जिसमें याद रखिएगा गर्भपात हो जाता है, तो होता है ब्रुसेलोसिस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे। अब याद रखिएगा यहाँ पर एक नाम दिया गया है आपको, और उसको आपको पहचानना है कि किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, याद रखिएगा एन्सेफेलोपैथी अर्थात मेडकाउ जो रोग होता है, मेडकाउ जो रोग होता है ये किसके द्वारा होता है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वायरस, जीवाणु, प्रियोन्स। ठीक है, ये प्रियोम नहीं है बल्कि प्रियोन्स है। क्या ये प्रियोन्स या फिर कवक। आपको क्या लगता है कि जो मेडकाउ डिजीज है या फिर जो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी रोग है ये किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, प्रियोन्स के द्वारा या फिर कवक के द्वारा। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछता है कि जो मेडकाउ डिजीज होती है मतलब एमसीडी ये किसके द्वारा होती है, याद रखिएगा ये होती है प्रियोन्स के द्वारा होती है। ये जो रोग होता है ये किसके द्वारा होता है, ये होता है प्रियोन्स के द्वारा होता है। ठीक है, याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जूनोटिक्स नहीं है। अब यहाँ पर याद रखिएगा एक वर्ड आपको दिया गया है कि जूनोटिक्स। क्या यहाँ पर एक वर्ड आपको दिया गया है जूनोटिक्स, क्या आप इसका मतलब समझते हो कि होता क्या है जूनोटिक्स। तो याद रखिएगा ऐसे रोग, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि ऐसे रोग जिन्हें या फिर ऐसे रोग जो क्या करते हैं पशु से मनुष्य में फैल सकते हैं, पशु से मनुष्य में जो रोग फैल सकते हैं उन्हीं को बोला जाता है, याद रखिएगा, जूनोटिक्स रोग। दोबारा से देख लीजिए कि जूनोटिक्स रोग किसे बोला जाता है, कि ऐसे रोग जो कि याद रखिएगा पशु से मनुष्य में फैल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे को बोला जाता है जूनोटिक्स रोग। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा रोग नहीं है, मतलब जो कि मनुष्य में नहीं फैल सकता है पशुओं से। तो चारों ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो इनमें से आप पहचानिए कि ऐसा कौन सा रोग है जो कि पशुओं से मनुष्य में नहीं फैल सकता है। एंथ्रेक्स, रेबीज, टीबी या फिर ब्लैक क्वार्टर। सभी ऑप्शंस यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं, तो आपको जल्दी से पहचानना है कि इनमें से जूनोटिक्स रोग नहीं है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा ये होता है ब्लैक क्वार्टर। मतलब याद रखिएगा रेबीज फैल सकता है, एंथ्रेक्स फैल सकता है, टीबी फैल सकता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्लैक क्वार्टर तो ये पशु से मनुष्य में नहीं फैल सकता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ब्लैक क्वार्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो बर्ड फ्लू रोग है ये किसके कारण फैलता है, एवियन एडिनो वायरस के द्वारा, एवियन इन्फ्लुएंजा नामक वायरस के द्वारा, एवियन पॉक्स वायरस के द्वारा या फिर एवियन ल्यूकोसिस वायरस के द्वारा। आपको ये पहचाना है, आपको ये तो पता है कि जो बर्ड फ्लू है ये एक प्रकार के वायरस के द्वारा होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि किस वायरस से फैलता है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी ऑप्शंस यहाँ पर आपको दे रखे हैं कि एवियन एडिनो वायरस, एवियन इन्फ्लुएंजा नामक वायरस, एवियन पॉक्स वायरस या फिर एवियन ल्यूकोसिस वायरस।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछता है बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू किससे होता है? वायरस से होता है। बर्ड फ्लू का संबंध किससे होता है? मुर्गी, मतलब याद रखिएगा कुक्कुड़ से संबंधित होता है। जो बर्ड फ्लू रोग है ये किस में होता है? मुर्गियों में होता है, मतलब कुक्कुटों में होता है। ओके, अब हम बात जानेंगे कि ये वायरस के द्वारा तो होता है, लेकिन कौन से वायरस? तो वो होता है, याद रखिएगा, एवियन इन्फ्लुएंजा नामक वायरस। कौन सा होता है? एवियन इन्फ्लुएंजा नामक वायरस के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा स्वतंत्र जीवित जीव है? क्या पूछा गया है कि सबसे छोटा स्वतंत्र जीव कौन सा होता है? माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक या फिर वायरस? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे छोटा जो स्वतंत्र जीवाणु होता है वो कौन सा होता है? याद रखिएगा वो होता है माइकोप्लाज्मा होता है, जिसे याद रखिएगा आप फाइटोप्लाज्मा के नाम से भी जानते होंगे। तो याद रखिएगा ये दोनों एक ही होते हैं। अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है फाइटोप्लाज्मा या फिर आपको देखने को मिलता है माइकोप्लाज्मा, दोनों ही क्या होते हैं? याद रखिएगा एक ही होते हैं। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। अगर आपसे पूछता है कि कौन सा सूक्ष्मजीव सबसे छोटा होता है, तो आपको क्या बताना है? माइकोप्लाज्मा या फिर फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि मानव में सार्स का संबंध किससे है? मानव में सार्स का संबंध किससे है? सार्स मतलब सबसे पहले होता क्या है? ठीक है, ये आप समझ लीजिए। तो सार्स का मतलब होता है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। याद रखिएगा, मतलब एक प्रकार का ये सिंड्रोम होता है, लेकिन ये जो सिंड्रोम होता है इसका संबंध किससे माना गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हम बताएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस ऑफ पोल्ट्री से, ब्लू टंग ऑफ शिप से, स्ट्रेंजेल ऑफ हॉर्स से या फिर इन्फेक्शियस ब्रोवाइन राइनोट्रेकाइटिस ऑफ कैटल से। मतलब इसका संबंध किससे होता है? याद रखिए ये यहाँ पर जो सभी नाम दे रखे हैं ये सभी प्रकार की एक बीमारी होती है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है उसका आपको राइट आंसर देना है कि जो सार्स है इसका संबंध किससे माना गया है। मतलब सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम है इसका संबंध किससे माना गया है? तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछते हैं सार्स का संबंध, तो ये होता है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस ऑफ पोल्ट्री से। मतलब जो ब्रोंकाइटिस रोग होता है पोल्ट्री में, इससे संबंध किसका माना गया है? सार्स नामक सिंड्रोम का माना गया है। ओके, क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो MCD मतलब मेड काउ डिजीज है इसके संक्रमण कारक में होता है। याद रखिएगा आपसे क्या पूछा गया है, जो MCD है मतलब मेड काउ डिजीज है, तो इसमें जो आनुवांशिक घटक होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये होता क्या है? ठीक है, याद रखिएगा संक्रमण कारक, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि जो इसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है ये होता क्या है? आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? केवल प्रोटीन, केवल न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, या फिर प्रोटीन व कार्बोस? आपको क्या लगता है किसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है MCD के संक्रमण या फिर जो इनके आनुवांशिक पदार्थ, तो आप क्या बताया? याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा केवल और केवल प्रोटीन होता है। MCD में क्या होता है? केवल और केवल प्रोटीन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्यूबरकुलिन है, मतलब जो टेस्ट किया जाता है ट्यूबरकुलिन, ये किसके लिए किया जाता है? मोलिकुलर बायोलॉजिकल टेस्ट, सेरोलॉजिकल टेस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट या फिर एलर्जिक टेस्ट? मतलब किस प्रकार का ये टेस्ट होता है? ट्यूबरकुलिन जो टेस्ट होता है ये किस प्रकार का टेस्ट होता है? मोलिकुलर बायोलॉजिकल टेस्ट, सेरोलॉजिकल टेस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल या टेस्ट या फिर एलर्जिक टेस्ट? तो याद रखिएगा जो ट्यूबरकुलिन जो टेस्ट होता है ये होता है एक प्रकार का एलर्जी टेस्ट होता है। क्या होता है? याद रखिएगा एलर्जिक टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि साधारणतः किसके निदान में इंट्राडर्मल एलर्जिक टेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पर याद रखिए एक और टेस्ट किया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर यह पहचाना है कि किस रोग के निदान के लिए किया जाता है। इंट्राडर्मल जो एलर्जिक टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है? एंथ्रेक्स रोग के लिए, क्षय रोग के लिए, रेबिक्स के लिए, फिर खुरपका व मुहप्पका रोग के लिए? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा कि इंट्राडर्मल
एलर्जी का जो टेस्ट किया था ये किसके लिए किया था है? तो याद रखिएगा ये क्या सा है, क्षय रोग के लिए क्या सा है। और क्षय रोग याद रखिएगा टीबी को ही बोला जाता है। जो टीबी रोग होता है इसी का सेकंड नाम क्या होता है, क्षय रोग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि साधारणतः वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, आपने वायरस तो कई सारे पढ़े होंगे, जैसे कि TMV हुआ मतलब न्यूक्लियोपोली वायरस हुआ, टोबैको मोजेक वायरस हुआ, बहुत सारे आपने वायरस तो पढ़े होंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो वायरस होता है इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आनुवंशिक घटक क्या होता है? अगर पता है तो जल्दी से राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता क्या है, DNA या RNA, DNA और RNA, केवल DNA या फिर केवल और RNA? जल्दी से बताइए कि वायरस का आनुवंशिक पदार्थ होता क्या है, DNA या फिर RNA, RNA और RNA, सॉरी DNA और RNA, केवल DNA या फिर केवल और केवल RNA? तो राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइए। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है वायरस का आनुवंशिक पदार्थ तो ये केवल और केवल क्या होता है, केवल और केवल RNA होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है और जिसमें आपसे पूछा गया है निम्न रोगों में से कौन सा एक रोग क्रोनिक वेस्टिक डिजीज कहलाता है। मतलब ऐसा कौन सा यहाँ पर रोग दे रखा है जिसका सेकेंड नाम क्या है, क्रोनिक वेस्टिक डिजीज है। तो जल्दी से बताइए, अगर आप सही से पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन आप पक्का बता दोगे। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर एक रोग दे रखा है उसी का सेकेंड आप यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज किसे बोला जाता है, ब्लैक क्वार्टर को, खुरपका मुहैप्पका रोग को, मेड काउ डिजीज को या फिर हेमोरेज सेप्टिसीमिया को। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जितने भी रोग दे रखे हैं आपको उनमें से क्रोनिक वेस्टिक डिजीज किसका नाम है। तो याद रखिएगा ये होता है मेड काउ डिजीज का सेकेंड नाम होता है। MCD को ही क्या बोला जाता है, क्रोनिक वेस्टिक डिजीज के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओके, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो सेकंड क्लास है ये जल्दी है हमारे सेकंड चैनल पर लगने वाली है, तो जल्दी से जाइए एग्री बाय दीपक सर जो चैनल है उस पर आ जाइए जल्दी से लाइव, वहाँ पर आपकी सेकंड क्लास को जल्दी ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक ले जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।